Good morning, children. Babita Parmar welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. So आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 15 ऑफ चैप्टर 4 जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या है, एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, छोटे से छोटा करंट भी, वेरी स्मॉल, डिटेक्ट्स और मेजर द करंट इन अ सर्किट। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका प्रिंसिपल जो है, जो हम पिछले लेक्चर 14 में हम पढ़ चुके हैं, द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो गूगल पर जाएं, टाइप करें फिज़िक्स की आवाज़, आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर नंबर 4 पे आप लेक्चर 14th जब देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप। तो ये देखा गया कि जब भी कोई टॉर्क जो कॉइल है वो किसी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें हमने इस तरह से रखा था, अपना कॉइल रखा था और इसमें कहा था कि करंट जा रहा है। ठीक है, तो जो टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा था दैट वाज इक्वल टू NIAB साइन। phi was there, N was the number of turns, I was the current, A was the area of this loop, B is the magnetic field. phi was यहाँ पर जो ये इधर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, दिस इज अ नॉर्मल हियर एरिया वेक्टर। तो ये जो एंगल बना रहा है दिस इज phi, इंस्टेड ऑफ phi राइट थीटा, ये एंगल जो है थीटा इस नॉर्मल इसके साथ बना रहा था। दिस इज व्हाट ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। तो अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्योंकि इसने डिटेक्ट करना है करंट को, तो उसमें एक पॉइंटर लगा हुआ है जो कि एक स्केल के ऊपर मूव करता है। तो अब जैसे ही वो कॉइल, ऐसा कुछ कॉइल का भी अरेंजमेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी उसको रखेंगे, तो जैसे ही करंट जाए तो वो पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्शन दे। तो वो हमें इसलिए उसमें से ये वाला कॉन्सेप्ट उठाया कि ठीक है हम टॉर्क वाला ले लेते हैं कि कॉइल रख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन यहाँ देखा गया कि दो चीज़ें, ये चलो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, लेकिन ये करंट वेरी करेगा, एंगल वेरी करेगा कॉइल का। तो दो चीज़ों पर जो ये टॉर्क है ये डिपेंड कर रहा था। तो उसके लिए फिर बोला कि अच्छा ऐसा करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ही कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि इसको वैल्यू को फिक्स ही रखे। तो एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिया गया। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी जैसे ही पॉइंट डिस्क्राइब करती हूँ। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया कि कॉइल किसी भी पोजीशन पर हो तो जो एंगल थीटा है वो हमेशा 90 डिग्री आ रहा था। तो इसके बाद क्या हो गया, द टॉर्क वाज इक्वल टू NIAB साइन 90 हो गया। तो अब 90 के कारण दिस इज NIAB, जो कि आप ये जो टॉर्क प्रोड्यूस किया गया है, दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विच इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो इसको हमने बोल दिया कि इतना टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हुआ। तो अब ये इसमें अरेंजमेंट कैसे किया, यहाँ पर क्या किया, इस तरह से ये शेप, दिस वाज अ शेप लाइक दिस। यहाँ पर एक टॉर्शन हेड है, ठीक है, इसके ऊपर फॉस्फर और ब्रॉन्ज की और क्वार्ट्ज की एक मेटालिक स्ट्रिप के साथ एक मिरर लगा दिया, और मिरर के बाद यहाँ पर उस कॉइल को जिसके थ्रू करंट जो है आपका जाने वाला है, पास करवाया जाएगा, उसको यहाँ लगा दिया। ठीक है, और ये कॉइल यहाँ पे फिर जाकर एक स्प्रिंग के साथ अटैच थी, और ये स्प्रिंग जो है जाकर वापस इधर 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 ये इसके टर्मिनल T1 पे लग गया। दूसरा ये जो एंड यहाँ से सस्पेंड, इसको आपने फॉस्फर एंड ब्रॉन्ज स्ट्रिप के साथ लगाया हुआ था, उसका एंड उठा के इधर पर आपके टर्मिनल T2 पे लगा दिया। ठीक है, दिस इज योर टॉर्शन हेड। टॉर्शन हेड T1 T2 जो है, दीज आर द टर्मिनल्स
टर्मिनल्स हैं ये दोनों T1 T2 ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये आपका जो था दिस वाज फॉस्फर, ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज। वायर और स्ट्रिप। दिस इज योर मिरर। ये आपकी हो गई कॉइल, ऑन नॉन मेटालिक फ्रेम पे होती है ये, और डेड बीट गैल्वेनोमीटर वर्ड मैं यूज़ करूँगी, वहाँ पे इसको मेटालिक फ्रेम पे लगाते हैं। इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर है। दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर। और ये कॉइल जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, और वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है। मैग्नेटिक पोल्स स्ट्रॉन्ग, दिस इज परमानेंट strong cylindrical magnetic pole, जो कि यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको प्रोवाइड करेगी। दिस इज द स्प्रिंग हियर। तो इसमें क्या पॉइंट्स आपने बच्चे याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो कॉइल है जिसके थ्रू करंट पास करना है, उसको जो है आपने इधर इस कॉइल को आपने एक नॉन कंडक्टिंग फ्रेम के ऊपर लपेटा हुआ है, ठीक है, यूजुअली ब्रास का होता है। और ये कॉइल जो है, दो पोल्स हैं, दिस नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, जिसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप के हैं उसमें। अब सिलेंड्रिकल शेप कैसे, अब ये है, ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है आपको, दिस इज अ सिलेंडर। अब इसको मैं अगर ऐसे काट देती हूँ यहाँ से बीच में से, तो अगर मैं इसको काट दूंगी तो ये कैसा बन जाएगा, दो टुकड़े कर देती हूँ तो आपके पास इस तरह से कुछ आएगा। वैसे तो मैं पहले एक गोला ही बना देती हूँ, है ना। तो ये एक हिस्सा अलग कर देते हैं, तो ये एक ऐसा और इधर से ये ऐसा, है ना। इसको उठाकर एक पोल से कनेक्ट कर दिया, ये दिस इज व्हाट वी हैव। अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दिस इज व्हाट वी हैव। अब इसके अंदर जैसे मान लो ये सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया। अब ये बहुत चौड़ा है ना, खाली दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देती हूँ। मान लो ये सिलेंडर है, अब छोटा सा सिलेंडर दिख रहा है आपको, मैं इसकी शेप, ये देखिए छोटा सा सिलेंडर हो गया, है ना। इसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं। अब इसको डालने के बाद, या जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं इसी को लेती हूँ, छोटा सा पार्ट ले लेती हूँ, ये ठीक है। इसके अंदर ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ऐसे डाल दी। इसके ऊपर ये फ्रेम लगा दिया, नॉन कंडक्टिंग, है ना, नॉन मेटालिक फ्रेम। उस नॉन मेटालिक फ्रेम के ऊपर जैसे मैं ये धागा लपेट रही हूँ, इसकी जगह क्या होगी, आपकी जो कॉइल की तार है, इंसुलेटेड तार होती है हमेशा, वो ऐसे लपेटी हुई होती है, ठीक है, नॉन मेटालिक फ्रेम के ऊपर। तो ये ऊपर से जब आप इसको देखोगे, इसके अंदर ऐसे कुछ रखा हुआ है, तो बीच में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बिकॉज ये कोर है आपका, सॉफ्ट आयरन कोर है, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ये गैप है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बीच में ऐसा एक दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, ये हो गया। दिस इज ये तो आपका मैग्नेट हो गया, पोल्स ऑफ मैग्नेट, है ना। दिस इज योर सॉफ्ट आयरन कोर, सिलेंड्रिकल, है ना, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। और इसमें एक ये इसका मान लीजिए सेंटर है, तो इसमें एक ऐसे फ्रेम लगा दिया, जो मैंने धागा बांधा हुआ था ना अभी रील के ऊपर, इसका दिख रहा था ये धागा, ऐसे इस फ्रेम के ऊपर फिर ऐसे तार लपेटी हुई है। तो ये फ्रेम था, ये इस तरह से दिखाई देगा। आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप यहाँ बनाओगे, वो कैसी जाएंगी, नॉर्थ से ओरिजिनेट हुई और साउथ को जाके टर्मिनेट होती। यहाँ तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये कैसा है, इधर तो आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर है, ये
ये आपका इधर एरो में इधर लगा देती हूँ, ठीक है, इस पे नहीं. ये चीज़ क्या है? इट्स अ फ्रेम, नॉन मेटालिक फ्रेम पासिंग थ्रू, चलिए डिटेल में बाद में, पासिंग, ये पास इधर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जब मैं लिखना शुरू करूँगी वहीं करूँगी. पास कहाँ से कर रहा है? सेंटर से, और उसके ऊपर आपकी जो कॉइल है वो घुमाई हुई है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात, मैग्नेटिक ये देखेंगे तो ये यहाँ से ओरिजिनेट, नॉर्थ से, ये सरफेस के साथ नॉर्मली ओरिजिनेट होगी. तो ये देखा गया कि गैप वाला हिस्सा, दिस इज़ अ गैप, तो ये ऐसे जा रही थी. तो यहाँ से भी फील्ड लाइन देखी तो ये ऐसे गई है, ये ऐसे गई है. तो अगर फिर यहाँ से देखी गई तो ये सारी की सारी जो है इस तरह से दिखाई दे रही थी, ठीक है. यहाँ से जा रही है, यहाँ पे आ रही है. फिर अगर दिस इज व्हाट वी हैव, ऐसा लग रहा था कि सब रेडियली इट्स कमिंग आउटवर्ड, है ना, इस तरह से. यहाँ पे है तो इसके रेडियली आउटवर्ड यहाँ है. सो दिस इज़ व्हाट इट वाज ऑब्जर्व. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फील्ड लाइन इस तरह से सेंटर से होती हुई जा रही होंगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इस गैप में से होती हुई ऐसे जा रही हैं. लेकिन कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे डोंट नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये तो नहीं होगा. तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही हैं, दिस इज़ व्हाट वी हैव. अगर यहाँ पे एक और मैं ले लेती हूँ, इधर ये है, इधर ये है, तो ये जो फील्ड लाइन है ये इधर से जाकर ऐसे 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 करके इधर को गई है, ये वाली ऐसे गई है. दिस इज़ व्हाट वी हैव. ऐसे इधर से इस तरह से, ताकि ये इसके काटा नहीं है इन्होंने. लेकिन यहाँ से अगर गैप में देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ से निकल रही है, इसके सामने वो टर्मिनेट हो रही है, यहाँ से निकल रही है, सामने टर्मिनेट है. तो सब इज अलोंग द रेडियस दे आर एक्टिंग. सो इसीलिए इसको हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ मेन है. तो इसके कंस्ट्रक्ट देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें मैंने इसके बारे में जो लिख भी दी हैं. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैंने आपको कहा कि इट इज़ अ डिवाइस which is used to measure and detect small current flowing through the in the electric circuit, ठीक है. then principle की बात हुई, तो based on a fact that when current carrying loop coil is placed in a magnetic field it experiences a torque. खत्म. कंस्ट्रक्शन की बात आई तो वही जो चीज़ें मैंने यहाँ की, ये देखिए टॉर्शन हेड है. मैं अगर डायरेक्ट बनाती तो ऐसा बनना था, थोड़ा सा नीटनेस के चक्कर में मैंने पहले बना दिया कि ये टॉर्शन हेड है. इस पर ये फॉस्फर ब्रॉन्ज और या क्वार्ट्ज की वायर है या स्ट्रिप कह लीजिए, और यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है. इसके बाद ये आपकी कॉइल है जो सिलेंड्रिकल परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखी हुई है. यहाँ बीच में आपका सिलेंड्रिकल सॉलिड्स जो है सॉफ्ट आयरन कोर है, और कॉइल जो है वूंड ऑन अ नॉन मेटालिक फ्रेम है. देन यू हैव दिस, ये स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पे, स्प्रिंग से ये टर्मिनल पे चला गया. और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है एक नॉन कंडक्टिंग बॉक्स में, ताकि इसमें हवा बाहर की एयर का कुछ भी असर ना हो, उस चक्कर के उसके हिसाब से इसको किया हुआ है, ठीक है. तो अब हमने पहला पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ अ coil C wound on a non-metallic frame, usually brass. For deadbeat galvanometer मैंने वर्ड किया था, frame is metallic, ठीक है. Then the coil is suspended between two poles of permanent magnet which are permanent magnet के हैं, which are cylindrical in shape and provides radial field. अब वो radial field कैसे provide करते हैं उसको मैं डिटेल में explain करती हूँ. This is what we have. ये आपका मान लीजिए वो जो मैंने सिलेंडर आपको दिखाया था, उस सिलेंडर को अगर आप ऐसे काट दें सेंटर से तो आपको ऐसे दो टुकड़े मिलते हैं, है ना, इस तरह के दो टुकड़े मिलेंगे. इसको आप, ये कनेक्ट है नॉर्थ पोल से, एक को ऐसे करके, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल्स हो गए, ठीक है. सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. अब ये ऐसा दिखेगा, जब आप ऊपर से देखोगे इस तरह से आपको ये सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल्स हैं. दीज आर द सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल. इसके अंदर जो है, दिस इज व्हाट यू आर हैविंग, ये सॉफ्ट आयरन कोर,
तो आपको इसके अंदर क्या है वो नहीं दिखाई देगा, कोर क्या है ना. दिस इज cylindrical सॉफ्ट आयरन कोर है. इसके अंदर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. अब इधर पर अगर मान लीजिए कि आपका जो एक फ्रेम, हम यहाँ पर ये फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है. इसको थोड़ा ऐसा ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये फ्रेम है. ये इस ऊपर से ऊपर वाले एज पे, ये इधर पे पहले इसको फ्रेम एक रबर बैंड लगाया, उसके बाद उस फ्रेम के ऊपर हमने तार जो है वो बांधना शुरू कर दी. सो ये फ्रेम कैसा है, दिस इज अ फ्रेम passing through center on which coil is wounded. आपने उसके ऊपर जो है कॉइल को वुंड किया हुआ है, ठीक है. अब अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहें तो क्या नॉर्थ पोल से वो निकलेंगे. ये नॉर्थ है तो नॉर्थ पोल से नॉर्मली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे जाएंगी, यहाँ से सीधी ऐसे जाते 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 लाइक दिस. तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही है और इसके रेडियल ही होगी, बिकॉज नॉर्मली दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ. सो ये इस तरह से रेडियली ये जाएगी. फिर अगर मान लो कि यहाँ पर कोई फील्ड लाइन देखते हैं तो ये फील्ड लाइन यहाँ से गई है तो ये भी पॉइंट करेगी टूवर्ड्स द सेंटर. तो यहाँ बीच का तो हमें दिखा नहीं, लेकिन यहाँ दिखा कि यहाँ से कुछ बाहर को भी आ रहा है, ठीक है. अंदर वाला तो दिख नहीं रहा, ये सॉलिड है, पता नहीं लग रहा है. ये जो आपका है, दिस इज अ गैप. ये क्या है, गैप है. ये बीच वाला तो आयरन कोर है, तो यहाँ आपको नहीं पता लग रहा. फिर यहाँ पर देखा तो यहाँ से भी नॉर्मली ये ऐसे निकल रहा है, तो ये इधर से नॉर्मली यहाँ टर्मिनेट कर रहा है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, तो इसका मतलब ये तो सबके सब सेंटर से होती हुई जा रही होंगी. अगर यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो ये यहाँ से जाके इधर टर्मिनेट हो रहा है. अगर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो ये इसके यहाँ टर्मिनेट हो रहा है. इस तरह से दिखाई दे रहा है. तो ये सबके सब तो सेंटर को जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. तो एक्चुअल में क्या है कि ये करती भी नहीं है. ये फील्ड लाइंस कैसी हैं कि अगर मान लो ये जो आपकी फील्ड है, ये यहाँ से भी ऐसे जाती है, इट गोज लाइक दिस, ऐसे नॉर्थ से गई, ये नॉर्थ से ओरिजिनेट हुई, साउथ को टर्मिनेट हो गई, नॉर्थ से ओरिजिनेट हुई, साउथ को टर्मिनेट हो गई. इस तरह से ये जाती है. तो दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, वो सेंटर को नहीं जा रही. लेकिन अगर ये वाले हिस्से में देख रहे हैं, जो गैप वाला हिस्सा है, तो ऐसा लग रहा है कि रेडियली दे आर कमिंग आउट. सो दिस हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो अरेंजमेंट यहाँ किया हुआ है, यहाँ इसको देख के आपको क्लियर हो जाता है कि द मैग्नेटिक फील्ड जो है इज अलोंग द रेडियस. सो these are the magnetic field lines. Magnetic field line, and this is the visibility here coming out radially. So in the gap you can write, in the gap field line appears to, या फील्ड ही कह लो, गैप, मैग्नेटिक फील्ड appears to be magnetic field.
magnetic field appears to be along the radius, therefore called radial magnetic field. ओके, यहाँ तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि शेप प्रोवाइडिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, उसका फ़ायदा क्या है, द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट ये मान लीजिए इस पोजीशन पर है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया, दिस इज एन कैप, तो ये इसके साथ ये फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन के साथ है ये, तो ये इस 90 डिग्री एंगल बना रहा है. अगर मान लो किसी टाइम पे ये आपकी कॉइल की पोजीशन ये हो जाती है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द कॉइल, तो इसके आगे साथ नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इसका जो नॉर्मल होगा वो कैसा हो जाएगा, कहीं को भी ड्रॉ कर लीजिए, इस तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरफ भी, मैंने ये ड्रॉ किया, ये कितना एंगल है, 90 है. कभी अगर मान लीजिए कि आपकी इसकी कॉइल की पोजीशन ये है, तो इस पोजीशन पर भी अगर कॉइल रखी हुई है तो इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कहाँ को जाएगा, इफ़ यू ड्रॉ अ नॉर्मल हियर like this, it will come, normal will be, this will become a normal, तो अगेन 90 डिग्री. तो किसी भी पोजीशन पर जाए कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो 90 डिग्री बनाने वाली है, सो दैट एट एवरी पोजीशन ऑफ द कॉइल in this field, the area vector of coil makes 90 degree angle with respect to magnetic field. Therefore, maximum torque is experienced by coil. Tau is equal to कितना था, NIAB sin 90 डिग्री. So this is one point we have. ये ख़त्म हो गया. ये इसमें ही मैंने बता दिया था द सॉफ्ट, इसमें एक पॉइंट और डाल देंगे कि द जो सॉफ्ट आयरन कोर है आपकी वो किसके बीच में रखी हुई है, एज अ प्लेस्ड विद इन द फ्रेम, कोर इज प्लेस्ड बिटवीन द फ्रेम. एक ये पॉइंट इसमें ऐड कर लेंगे. देन ये जो कॉइल है सस्पेंडेड विद मूवेबल टॉर्शन हेड जो दिखाया था डायग्राम में, स्ट्रिप of phosphor and bronze or cords which act as a path to of the current to the coil, and end of wire is connected to terminal T2. ये जो थी ये यहाँ से ये इसके साथ लगी हुई है और इसका एक एंड यहाँ कॉइल के साथ लगा हुआ है, दूसरा एंड इसका कहाँ लगा है, T2 के ऊपर लग गया. ठीक है, अब 5th पॉइंट हम लिखेंगे. ये जो कॉइल का दूसरा एंड है वो किसके साथ लगा हुआ है, लिक्लाइट सॉफ्ट स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है. सो द अदर एंड ऑफ कॉइल इज कनेक्टेड to a light, ब्रैकेट में सॉफ्ट भी कह देते हैं, सॉफ्ट स्प्रिंग S, विच इज जो कि कहाँ लगी है, फाइनली कनेक्टेड टू टर्मिनल T1, विच इज फाइनली कनेक्टेड टू टर्मिनल T1.
ठीक है, ये इस तरह से कनेक्टेड है। देन एक मिरर के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। 6th पॉइंट, दैट अ प्लेन मिरर capital M is attached to the wire, suspension wire कह लेते हैं ना, to the suspension wire to note the deflection ऑफ कॉइल कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, किससे, क्या करते हैं, सामने से लाइट गिराते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और एक वो स्केल होता है, लीनियर स्केल ही होता है, तो जैसे ही लाइट उसके ऊपर गिरती है तो इसकी जो लाइट, जब शीशे के ऊपर आप लाइट गिराते हो तो उसका, आप सूरज की तरफ भी देखते हो तो आप उसकी इमेज देख सकते हो ना, अगर आप वॉल के ऊपर फोकस कर रहे हो तो वो स्केल के ऊपर फोकस रहता है, तो आपको वहाँ पर वो मूव होता हुआ दिखता है, तो वहाँ से मेजर कर दें कि कितना डिफ्लेक्शन उसमें हुआ है। सो ए प्लेन मिरर इज अटैच टू द सस्पेंशन वायर टू नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल यूजिंग, उसको एक्सप्लेन नहीं किया है इसमें, यूजिंग लैम्प, जब आप बड़ी क्लास फर्स्ट ईयर में जाओगे वहाँ एक्सपेरिमेंट है इस पर, लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट। वो देखते हैं कि स्पॉट किधर से किधर को गया है, उसको मेजर करते हैं। फिर ये पूरे का पूरा अरेंजमेंट जो है एक नॉन मेटालिक बॉक्स, यूजुअली वुडन का होता है, उसके अंदर रख देते ताकि हवा से इसके ऊपर कोई कॉइल के मूवमेंट में कोई फर्क ना पड़े। सो द होल सिस्टम, the whole system is enclosed in a non-metallic case to avoid disturbance ड्यू टू एयर, हवा से कोई डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए इसको बिल्कुल एक केस के अंदर बंद कर दिया जाता है। दिस इज़ द वॉट वी हैव फॉर द कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब हम देखेंगे इसकी थियरी पार्ट पढ़ते हैं कि थियरी में क्या, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने यही देखना है, टॉर्क होगा और उससे वो ट्विस्ट होएगी, ट्विस्ट होने से नीचे जो स्प्रिंग लगा हुआ था, जो मैंने अभी ये नीचे स्प्रिंग बनाया हुआ था, दिस वाज, जैसे ये ट्विस्ट कॉइल में टॉर्क होता है तो क्या हो जाएगा, ये भी जो तार है ये भी ऐसे ट्विस्ट हो जाएगी, ये स्प्रिंग है इसमें भी, तो क्या होता है इसमें रेस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डेवलप होता है, वो उसको कोशिश करता है कि वापस लाने की। तो यहाँ पर हमने देखना है कि इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि कितना इसमें टॉर्क जो है वो डेवलप हुआ है, जिसको कि हम बोलेंगे कि दैट इज़ अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और या आप ये कह लो कि जो आपने करंट के फ्लो होने के कारण आपने उसमें प्रोड्यूस किया हुआ है ना, वो टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो दो वर्ड यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे, इधर आई विल बी सेइंग एज अ डिफ्लेक्टिंग और आई कैन से द अप्लाइड टॉर्क, जो कि करंट के फ्लो होने के कारण वो आया है। तो जस्ट सी व्हाट वी हैव फॉर इन द थियरी पार्ट। थियरी जब इसकी लिखनी है आपने तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। लेट बी जो है, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई जो है करंट flowing through the coil, L and B, this is length and breadth of coil, that area is equal to LB, है ना। then N, अगर कोई सर्कुलर होती तो रेडियस दे देते हैं उठा के, नंबर ऑफ turns in the coil,
कितनी बार उसको ऐसे लपेटा हुआ है. सो व्हेन करंट, जैसे उसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ आप लगा देते हैं तो करंट फ्लो होगा. व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, क्या होगा? इट एक्सपीरियंसेस a torque which is given as tau is equal to NIAB sin theta, where theta is angle made by the normal to plane. नॉर्मल टू प्लेन को एक और वर्ड क्या बोल सकते हैं? एरिया वेक्टर. विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड. थीटा आपका वो एंगल हो गया. अब क्योंकि आपका जो फील्ड है एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड, radial magnetic field is used, theta is equal to 90 degree for every position of coil. So हर position के लिए in the magnetic field. So tau will be equal to how much? NIAB sin 90 degree, which is equal to NIA into B, because sin 90 is this, and this is called as a deflecting torque. word हम use कर सकते हैं, या फिर applied torque. This is what we have. This is the deflecting torque or applied torque. Due to flow of current. फ्लो ऑफ करंट से ये आया, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई. आप इसमें क्या है कि जैसे ही आपका कॉइल रोटेट होता है तो जो वायर है आपकी, जो जिससे आपने इसको टंगाया हुआ है, सो उसमें जो वायर के साथ इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है, वो और जो स्प्रिंग है वो दोनों क्या करते हैं? ट्विस्ट हो जाते हैं. सो एज the coil rotates, the spring is connected to coil gets twisted. ट्विस्ट हो जाएगा. Therefore, restoring torque develops in the spring, right? Now to measure this restoring torque, इसके लिए सिंबल भी दे देते हैं हम यहाँ पे, टाउ रेस्टोरिंग. ठीक है. दिस टू मेजर रेस्टोरिंग टॉर्क, लेट के जो है इसके लिए हम ले देते हैं लेट के इज योर टॉर्शनल कांस्टेंट. इसको बोलते हैं torsional constant
जो कि होता है रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ ट्विस्ट, है ना, डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ ट्विस्ट। कितने से आपकी जो कॉइल है वो ट्विस्ट हुई, स्प्रिंग जैसे रोटेट हुई। अब क्या है, अगर इसको थोड़ा समझना है तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो मैं लेती हूँ यहाँ पे एक ट्विस्ट ले लेते हैं और रेस्टोरिंग टॉर्क ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री ट्विस्ट है तो जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा वो होगा के, टॉर्शनल कांस्टेंट क्या। अगर 2 डिग्री है देन इट विल बी 2k। अगर 3 डिग्री है तो ये हो जाएगा 3k। अगर 5 डिग्री इन जनरल ले लें तो इट विल बी 5 into k, खत्म। सो लेट k इज अ टॉर्शनल कंडक्ट। सो इफ phi is the twist in the coil, twist in coil, then tau restoring will be equal to k phi. This is what we have, second equation. तो ये जो आपका रेस्टोरिंग टॉर्क है इट कीप ऑन इंक्रीजिंग, और एक ऐसी स्टेज आती है कि जो एक आपकी ये वाली करंट के कारण हुई थी प्रोड्यूस, ये तो एक बार करंट आ गया, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है। तो ये जो आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये तो एक बार डेवलप हो गई, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वो ट्विस्ट होगा कॉइल में। एक स्टेज आएगी कि वो उसके बाद इसको बैलेंस कर देगा, तो वहाँ पर पॉइंटर आपका रुक जाएगा, ठीक है। सो this restoring torque keeps on increasing. The restoring torque keeps on increasing with time, and at one point the applied torque due to flow of current is balanced by restoring torque. And we get final reading. तो जैसे ये मान लो ये आपका ये स्केल है, दिस इज़ द स्केल, राइट, और ये आपका कॉइल था, ऐसे ही लगा हुआ था ना कॉइल। ये पहले मान लीजिए जो पॉइंटर है आपका ऐसे था इधर पे, दिस वाज द पॉइंटर, इस पोजीशन पे था, यहाँ 0 है, यहाँ रीडिंग्स है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि ये मान लीजिए यहाँ जाकर ये पॉइंटर जो है इस रीडिंग पे रुक जाता है। सो दिस इज द फाइनल स्टेशनरी पोजीशन। तो ये आपको बताएगा कि कितना नहीं। सो हेंस फॉर इक्विलिब्रियम, जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉइल क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क is equal to restoring torque after a twist
of 5 degree मान लीजिए. So this will be what? INBA will be equal to K phi. कहाँ से आया ये हमारा? From 1 and 2 से. So this will be I को अगर आप यहाँ अकेला छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? K upon NBA into phi. This K upon NBA is equal to constant, which is equal to G, which is called as a galvanometer constant. देखो K तो उस मटेरियल की है, वैल्यू है, स्प्रिंग है, उसमें जो भी रेस्टोरिंग आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका टॉर्शनल कांस्टेंट है, ये तो मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है. नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट है, डेफिनेटली पूरा कांस्टेंट है. तो यहाँ से क्या आ गया? दिस I is equal to G into phi, or you can say that I is proportional to phi. So we can say that a deflection in the coil, this implies that deflection of coil is directly proportional to the current flowing through it. Hence, linear scale is used in galvanometer to detect the current in the circuit. कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं आपसे कि why linear scale is used? Because the deflection of the coil is directly proportional to the current flowing through it. This relation we have in the moving coil working, that the working of the galvanometer explains that the I is equal to I, you can directly write that I is equal to KNBA phi. So I is proportional to phi. So as this is directly proportional, hence the linear scale is used. अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो करने से पहले आलसी इसमें कुछ इसके यूजेस देख लेते हैं. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के यूजेस कर लेते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स ही बताती हूँ मैं. यूजेस क्या हैं? तो पहला पॉइंट तो आपका है कि इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, है ना. आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज़ किया था. यूज टू डिटेक्ट, सिंपल यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर कर लो. यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं हम. सो यूज टू डिटेक्ट, उसमें तो सीधा पॉइंटर ही लगा होता है, मिरर विरर कुछ नहीं रहता है ना, सीधा पॉइंटर लगा होता है. सो यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक current in circuits. Example, Wheatstone bridge. Second point, it can be converted. It can, ये पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में. Can be converted, अभी फ़िलहाल आपको यूज़ ध्यान रखना है. converted into एमीटर. एमीटर जो है करंट नापने के लिए होता है, ये हमेशा सीरीज़ में लगता है. लेकिन जब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं हम एमीटर में, तो उसको कनेक्ट करते हैं लो रेजिस्टर को पैरेलल में इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग, शंट वर्ड यूज़ भी करते हैं लो रेजिस्टेंस के लिए. कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टर इन पैरेलल. ठीक है.
Then we have third point, आप इसको वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. It is used to, it can be converted into a voltmeter. It is converted into voltmeter. वोल्टमीटर वोल्टेज नापता है, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, लेकिन जब कैलोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक हाई रेजिस्टर को सीरीज में लगा देते हैं. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग, डिटेल में अगले लेक्चर में बताऊंगी मैं, कनेक्टिंग हाई रेजिस्टर इन सीरीज में इसको कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, से इसको ओमोमीटर में भी रेजिस्टेंस नापने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में आप करोगे. सो इट इज़ यूज्ड एज एन ओममीटर, used as ohmmeter by making special arrangement. तो इसमें देखो, ये तो आप पढ़ेंगे, उसको वोल्ट मीटर में बदला, सो एमीटर में बदला, तो मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि इसको आप ओम मीटर में भी कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को ध्यान रहता है, क्योंकि ये भी हम पढ़ेंगे, 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आ जाता है, हाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर. तो यू शुड नो दैट इट इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू ओम मीटर. रेजिस्टेंस नापने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है विद सर्टन स्पेशल अरेंजमेंट्स. अब इसके अलावा जो है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स. क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है. इसमें जो क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया, क्वेश्चन में बाद में लिख देती हूँ कि डज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर. सो द जो मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं, मैग्नेट इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो बहुत स्ट्रांग होता है कंपेयर टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता है. सो द आंसर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड provided by magnet in moving coil galvanometer is very strong compare to Earth's magnetic field. Therefore, Earth magnetic field do not affect the working of galvanometer. नेक्स्ट क्वेश्चन की जो फॉस्फरस बॉन्ड्स और क्वार्ट्स की जो सस्पेंशन वायर है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल ऑफ द सस्पेंशन वायर. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ में बाद में लिखेंगे. तो पहले जो प्रॉपर्टीज़ है, आंसर में आप क्या लिखेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें पहली प्रॉपर्टी जो होगी, that will be the wire should be a good conductor. It should be a good conductor as it is providing path to the current
कॉइल में जो करंट जा रहा है उसको यही रास्ता दे रहा है. सेकेंड पॉइंट आपका जो होगा दैट टॉर्शन कांस्टेंट जो है वो लो होना चाहिए. टॉर्शन कांस्टेंट जो के की वैल्यू है शुड बी स्मॉल, ऐसा मटेरियल होना चाहिए. So that the sensitivity is high of the galvanometer. अभी आगे जब मैं इसमें सेंसिटिविटी बढ़ाऊंगी अगले लेक्चर में से बताऊंगी कि क्यों ये के साथ ऐसे इन्वर्स रिलेशन है, तो ये लो हम बोलते हैं इसको. तीसरा जो इसका मटेरियल होना चाहिए दैट शुड बी नॉन कंडक्टिंग. ठीक है, सॉरी नॉन मैग्नेटिक. मटेरियल शुड बी नॉन मैग्नेटिक और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी होनी चाहिए क्योंकि कॉइल को वो होल्ड कर रही है. सो वायर शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेड बीट कैलोमीटर एंड वाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज नोन एज डेड बीट कैलोमीटर. तो जब उसको डेड बीट कैलोमीटर क्यों कहते हैं कि वो जो कॉइल वो एकदम से ऑसिलेट नहीं होके सीधा रेस्ट पर आ जाता है विदाउट ऑसिलेशन इमीडिएटली, जैसे डिफ्लेक्ट होता है कांस्टेंट हो जाता है. तो वो क्यों होता है? बिकॉज जब हम कॉइल को यूजुअली ये कहते हैं नॉन मेटालिक फ्रेम में, अगर उसको मेटालिक फ्रेम में लगा दिया जाए तो उधर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है. एडी करंट क्या है? कभी भी कोई जो सरफेस है वो कोई मेटल सरफेस है वो उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बदलती हैं तो उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है उसके सरफेस पे. और वो एडी करंट की खासियत ये होती है कि जिसने उसको प्रोड्यूस किया है ये उसी को अपोज करेगा. तो किसने उसको प्रोड्यूस किया था? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदली. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बदलेंगी? मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही कांस्टेंट है. आप उस एरिया को ऐसे से मूव कर रहे हैं तो उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो उसके ऊपर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है. सो गैल्वेनोमीटर जिसमें आप आंसर्स में इसको करोगे तो आप इसमें डायरेक्ट आंसर देते हैं, क्वेश्चंस में बाद में लिखूंगी. अ गैल्वेनोमीटर in which steady deflection is obtained without oscillation of coil is called dead beat galvanometer. When the coil is wound on a metallic frame, rotates in magnetic field, eddy currents are produced on frame which have the tendency
to oppose the cause which produces it. Hence, damping effect makes the coil to come at rest immediately. That is the position of rest immediately. ठीक है, this is what we have. Then one more thing is, the one question is, what is a figure of merit? What is figure of merit? So गैल्वेनोमीटर का जो फिगर ऑफ मेरिट है is the amount of current. It is the amount of current producing one scale deflection in the galvanometer. So this is equal to what? This figure of merit is equal to figure of merit. This figure of merit will be equal to current upon deflection. अब आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है. सो दिस ऑल यू हैव टू रिवाइज द लास्ट. इसके बाद जो लेक्चर होगा वो मेरा लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें कि हम इसकी सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर को आप एक वोल्ट मीटर और एमीटर में कन्वर्ट करते हैं. उसके साथ ही ये चैप्टर है आपका ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर 4. कीप रिवाइजिंग. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.